नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। 7 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर दार्जिलिंग पहुंचे राज्यपाल जगदीप धनखड़। चुनाव बाद जारी हिंसा को जताया खेद। बागडोगरा एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से करसंग होते हुए पहुंचे दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ 7 दिवसीय दौरे पर उत्तर बंगाल और पहाड़ क्षेत्र पर पहुंचे हैं। आज दोपहर को राज्यपाल बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव के बाद राज्य भर में जारी हिंसा के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ की उत्तर बंगाल और पहाड़ दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बागडोगरा एयरपोर्ट से राज्यपाल सड़क मार्ग होते हुए दार्जिलिंग के लिए रवाना हुए। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्यपाल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, वे 2 मई से राज्य में जारी हिंसा व अशांति से बेहद दुखी है। विधानसभा चुनाव के बाद नंदीग्राम व उत्तर बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई, ये काफी खेदजनक है। लोकतंत्र में सबसे जरूरी है विकास। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के लोग डरे सहमे हैं। वह राज्य सरकार से अपील करेंगे, सरकार लोगों के मन में व्यक्त डर को दूर करने के उपाय करे। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी चर्चा की और दुनिया को आह्वान किया कि भारतीय योग पद्धति सुख स्वास्थ्य के लिए बहुत कारगर साबित होगी। भारत के प्रधानमंत्री की यह पहल कारगर साबित हुई और ऐतिहासिक रूप से दुनिया के 177 देशों ने इसका समर्थन किया और यूनाइटेड नेशंस ने विधिवत तरीके से भारतीय योग पद्धति को अडॉप्ट किया और हर वर्ष इंटरनेशनल योगा डे के लिए मनाया जाता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है आम नागरिक सुरक्षित रहे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि आम नागरिक के मौलिक अधिकारों पर संकट आता है, वो कुठाराघात होते हैं, तो व्यवस्था, सरकार, पुलिस और प्रशासन का दायित्व है कि उसकी मदद करे, उन अधिकारों का संरक्षण करे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रजातंत्र एक तरीके से कलंकित होता है। अपने प्रदेश में 2 मई के पश्चात जो घटनाक्रम है उससे मैं चिंतित हूँ, परेशान हूँ। दुनिया भर से लोगों ने मेरे को जानकारी दी। स्वयं मैंने नॉर्थ बंगाल में भी आकर, नंदीग्राम में भी जाकर, पश्चिम आसाम में जाकर रणपगली कैंप के अंदर लोगों से चर्चा की। उत्तर बंगाल के पर्यटन उद्योग को जल्द पटरी पर लाया जाएगा, ये बातें कही है पर्यटन मंत्री इंद्रनील सेन ने। राज्य के पर्यटन मंत्री इंद्रनील सेन ने उत्तर बंगाल के पर्यटन उद्योग के वर्तमान हालातों का निरीक्षण करने के लिए सोमवार को उत्तर बंगाल पहुंचे। वे आज सिलीगुड़ी के निकट बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरे। यहां संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, राज्य में पर्यटन उद्योग अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में है। उत्तर बंगाल में पर्यटन उद्योग बहुत जल्द पटरी पर लौटेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, उनके यहाँ आगमन का मुख्य उद्देश्य
पूजा से पहले पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाना है। उन्होंने कहा, कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने उत्तर बंगाल में पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान पहुंचाया है। पिछले साल और इस साल के लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप पहाड़ पर शून्य पर्यटन है। ऐसे में राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को खड़ा करने का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत पर्यटन संगठनों के सदस्यों के पहले चरण में कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। उन्होंने कहा, चरणबद्ध तरीके से पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाया जाएगा। ট্যুরিজমের জন্যই আসে বিভিন্ন প্রপার্টিগুলো আমাদের দেখবো। আমার সঙ্গে রয়েছে আমাদের কর্পোরেশনের এমডি রয়েছেন, কৌশিক রয়েছে, এবং এটা রেগুলার ভিজিটের মধ্যেই পড়ে। এখন আজকে নর্থ বেঙ্গল এলাম, ডুয়ার্সে কিছু জায়গায় যাব, অন্য জায়গায় যাব। না, পর্যটনের অবস্থা অন্যান্য স্টেটের তুলনায় ওয়েস্ট বেঙ্গল যথেষ্ট ভালো, এবং রিকভারিও ফাস্টেস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলেই হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে করছে আপনারা জানেন যে আমরা যে ভ্যাকসিনেশন এক্সারসাইজটা শুরু করেছি, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ওয়েস্ট বেঙ্গলেই হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে। এবং আমার মনে হয় আগামী দিন এখানে ট্যুরিস্টের এমন ভিড় হবে পোস্ট করোনা। বাংলায় তো প্রায় কমেই এসছে, নেই প্রায় বলতে গেলে। আমার মনে হয় না যে टूरिज्म विल बूम। नशा मुक्ति केंद्र में युवक की रहस्यमयी तरीके से मौत, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। सिलीगुड़ी नगर निगम के 46 नंबर वार्ड संलग्न देवीडांगा स्थित दिशा फाउंडेशन नामक एक नशा मुक्ति केंद्र में नशा की लत में डूबे एक युवक की रहस्यमयी तरीके से शव बरामद किया गया है। मृतक का नाम सुमन बनर्जी बताया गया है। मृतक के परिवार वालों ने दिशा फाउंडेशन नामक नशा मुक्ति केंद्र पर सुमन बनर्जी का हत्या करने का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार सुमन बनर्जी बागडोगरा के गोसाईपुर का रहने वाला था। नशे की लत में डूबे रहने के कारण सुमन के परिवार वालों ने उसे देवी डांगा स्थित दिशा फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र में 3 दिनों पहले भर्ती करवाया था। सुमन के पिता साधन बनर्जी ने कहा कि उनका बेटा नशा करता था, इसलिए उन लोगों ने बेटे की नशे की लत को छुड़वाने के लिए उसे दिशा फाउंडेशन में भर्ती करवाया था। रविवार की शाम जब दिशा फाउंडेशन की ओर से उन्हें खबर दी गई कि सुमन ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है, इसके बाद वे लोग वहां पहुंचे और देखा कि बाथरूम में वहां फंदे से लटकता अवस्था में पड़ा हुआ है। साधन बनर्जी ने कहा कि दिशा फाउंडेशन के लोगों ने उनके बेटे की हत्या करे से आत्महत्या बताया है। इस संबंध में मृतक के परिवार वालों ने कहा कि वे लोग दिशा फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाएंगे। इधर दिशा फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र की ओर से बताया गया कि मृतक सुमन के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरीके से झूठे हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही समाजसेवी दिलीप घोष मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नशा छुड़वाने के नाम पर बहुत सारे नशा मुक्ति शहर में खुल चुके हैं, जिस पर प्रशासन को कड़ी नजरदारी रखनी चाहिए। दूसरी ओर प्रधान नगर थाने को इस विषय पर जानकारी दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वो पूरा गलत है। ये जो 10-12 साल हो गया ये सेंटर, हाँ, इसमें कोई ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हुआ। और यहाँ में मारपीट बोल के कभी कुछ नहीं होता है। अंदर में यहाँ में समझाया जाता है, काउंसलिंग होता है, ये सभी होता है। पूरा गलत है। इन लोग जो बोल रहे हैं पूरा गलत। ঘটনাটা হচ্ছিল এর আগের বার আমরা এখানে নেশা মুক্তি কেন্দ্রে এখানে রাখছিলাম, তো 2 মাস না 3 মাসের টাকা পয়সা দেওয়া হয়েছিল। এরা করছে কি মানে গার্জিয়ান ছাড়াই একে এখান থেকে কী করে ফিটিং করে ও চলে গেছে বাড়ি যাওয়া। চলে যাওয়ার পর ঘুরে বেড়ায় নেশা করে। তো এই 3-4 দিন আগে ওকে পুরো নেশা করছিল বলে, নেশা পায়নি বলে ও টিভি হ্যান্ডমেড বলে বাড়ির গার্জিয়ানরা বাইন্দে রাখছিল। আমি রাতে গেলাম, গিয়ে আমি আবার গাড়িতে করে এখানে পাঠাচ্ছি। মানে কি পাঠানোর আগে ওকে জিজ্ঞাসা করছি আমি যে তোকে কিন্তু আমি থানায় দেবো, মাল সহকারে ধরে তুই 3 মাসের জন্য জেল দেবো, তো তুই ঠিক দেবো না, থানা যাবে না, ও এখানেই আসবে। ওখানে ওদের যে ভাইটাই আছে ওদেরকে বলছে যে আমি ওখানে গেলে আমি ঠিক হয়ে যাবো, আমার ওখানে ডোজ পোজ সব পাওয়া যায়, মানে যত সময় মনে এখানে কিছু পাই, যত সময় কেন আসার জন্য পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু এই 3-4 দিন হলো, 4 দিন আজকে নেই, কিন্তু আজকে 4টার সময় খবর পাচ্ছি যে ও হ্যাঙ্গিং করছে। কিন্তু হ্যাঙ্গিংয়ের এমন অবস্থা এসে দেখলাম যে হ্যাঙ্গিং তো ওটা মানে কোনো মতে মানা যাচ্ছে না, যেটা হ্যাঙ্গিং। কি মনে করছেন? এটা মানে মার্ডারই বলা যায়। এখানে রিভাব সেন্টার নিয়ে কি হয়েছে বলতে আমাকে আইসি সাহেব ফোন করলেন যে একটা এখানে বড় সমস্যা হয়ে গেছে রিভাব সেন্টারে, একটা ছেলে হ্যাঙ্গিং করছে, তো আপনি আসেন, কারণ হচ্ছে এখানে প্রচুর লোক। তো এখন থানার তো একার পক্ষে সম্ভব না, আমরা পাড়ার লোক যেহেতু আছে, আমরা একটু মানে যেহেতু রাজনীতিটা করি এবং আমাদের সরকারের পক্ষে আমাদের কাজগুলো করতে হয় যাতে এখানে কোনো ধরনের ঝুটঝামেলা না হয়, তার জন্য
যে মারা গেছে তার লোককে আমরা বুঝিয়ে দিলাম যে আপনারা এটাকে লাশটাকে নিয়ে যান, এটা পোস্টমর্টম, তারপরে থানায় গিয়ে একটা লিখিত কমপ্লেন করুন। বাদবাকিটা আমরা থানাকে, আইসি সাহেবও আমাদের ভালো আছেন, তো ওনাকে যে আমরা বলেছি যে আপনি প্রশাসনিকভাবে যেভাবে নিয়ম আছে সেই নিয়ম মতো আপনি এটাকে তদন্ত করুন, করে যা যদি দেখা যায় যে সেখানে রিভিউ সেন্টারে কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে তাকে সেইভাবে শাস্তি দেওয়া যাবে, শাস্তি দেওয়ার রাস্তা আছে, এটাই হচ্ছে। তা আমি 3 মাস এখানে রাখার পর যখন ও জীবন যদি থাকলো, তারপরে এনাদের জন্য আমি অনেক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, বুঝলেন তো। এনাদের ব্যানার থেকে নিয়ে শুরু করে এনাদের সব কিছু কাজে কীভাবে পেশেন্ট আসছে সহযোগিতার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম আমার। কিন্তু এনার যখন আমি পেশেন্ট দিতে আসি, এনাদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক ছিলেন কালো করে, তা উনি আমাকে বললো যে তোমার ছেলে জীবন, আমি বললাম ওনাকে আমার ছেলে জীবনজ্যোতি ছিল, তা ওনারা আমাকে বললো কি জীবনজ্যোতি ফাউন্ডেশনের ওখানে তোমাদের নেশা ভাঙ খাওয়ানো হয়, ডাক সব সময় মিলে, ঠিক আছে, ওখানে তোমার ছেলেকে রাখবে না, তোমার ছেলেকে আমার এখানে নিয়ে আসো। তা যে কোনো ষড়যন্ত্র হোক, যেভাবে হোক, আমার ছেলেরা ওকে নিয়ে এসছে, নিয়ে আসার পরে আমার ছেলেকে মেরে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। দিশা এর সঙ্গে জড়িত দিশা ফাউন্ডেশনের মালিক আর ম্যানেজার বলে আমি যেটাকে চিনি, ওই সাগরের নাম কি, সাগরের টাইটেল কি কে বলতে পারবে? সাহসী ছেলে। আমার ছেলেকে দিয়েছিলাম গত শুক্রবার দিয়ে এসছি আমি, বেলা 1টা যখন বাজে, 2টো যখন বাজে, তখন ফোন করেছে আমার বৌমার কাছে। अलीपुरद्वार में भारतीय जनता पार्टी की आपात बैठक में उग्र कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा की तस्वीर फाड़ी। जिला पर्यवेक्षक निखिल रंजन डे ने कहा नहीं होगा कोई असर। भाजपा के अलीपुरद्वार जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा समेत कई जिला नेताओं के इस्तीफे पर चर्चा के लिए भाजपा ने सोमवार को अलीपुरद्वार में आपात बैठक की थी। अलीपुरद्वार स्थित जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित इस बैठक में जिला पर्यवेक्षक निखिल रंजन डे भी उपस्थित थे। बैठक में जिले के सभी सभांग अध्यक्षों एवं जिला पदाधिकारी उपस्थित थे। करीब 2.5 घंटे चली लंबी मैराथन बैठक में पार्टी के वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। मादरीहाट के विधायक कोलकाता में है, जिस वजह से वे बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। अलीपुरद्वार जिले के 4 अन्य विधायक बैठक में शिरकत की थी। बैठक के बाद पार्टी कार्यालय में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा की तस्वीर फाड़ दी गई। इस बीच कार्यकर्ताओं ने गंगा प्रसाद की तस्वीर को पैरों से रौंद डाला। गंगा प्रसाद शर्मा के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के संबंध में भाजपा के जिला पर्यवेक्षक निखिल रंजन डे ने कहा, आज पद अधिकारियों के साथ बैठक की गई। गंगा प्रसाद शर्मा ने इस्तीफा नहीं दिया। अगर वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो कहने के लिए कुछ नहीं है। प्रदेश नेतृत्व उसे पार्टी से निष्कासित कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की पार्टी छोड़कर चले जाने से यहाँ उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। দেখুন, গতকালকে হঠাৎ যখন আমার কাছে এই খবরটি আসে, তখন আমি ব্যক্তিগতভাবে জেলা সভাপতির সাথে এই বিষয়ে ওভার টেলিফোনে আমি আধা ঘন্টা ধরে কথাবার্তা বলি। তিনি তখন তার এই কথা প্রকাশ করেন এবং আমি সেটা আমার রাজ্য নেতৃত্বকে বিশদে জানাই এবং রাজ্য নেতৃত্বকে বিশদে জানাবার পর ওনারা আমাকে নির্দেশ দেন যে এই বিষয় নিয়ে জেলার বাকি নেতৃত্বের সাথে বৈঠক করে একটা সুচিন্তিত মতামত তাদেরকে জানাবার জন্য। আর সেই কারণের জন্য আজকে জেলার প্রমুখ যারা পদাধিকারী, জেলার মণ্ডলের এবং বিধানসভার যারা পদাধিকারী এবং আমাদের যারা সাংসদ বিধায়করা আছেন, তাদের নিয়ে আমি বৈঠক করলাম। আর এখান থেকে যে আলাপ আলোচনা উঠে এলো সেটা আমি আমার রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়ে দেব। ইতোমধ্যে যেটা শোনা যাচ্ছে যে তিনি এখনো পর্যন্ত আমার কাছে যেটা খবর যে তিনি আমাদের দলের থেকে কোনো রেজিগনেশন দেননি, আমার কাছে অন্তত আসেনি। এবার রাজ্য অফিসে দিয়েছেন কিনা আমি জানি না। কাজে ওভার টেলিফোনে কি বলেছেন না বলেছেন সেই নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না। যতক্ষণ পর্যন্ত অফিসিয়ালভাবে তার কোনো রেজিগনেশন লেটার না পাচ্ছি ততক্ষণ এই বিষয়ে আমার বলার কিছু নেই। এবার রাজ্য নেতৃত্বের কাছে উনি পাঠিয়েছেন কিনা আমার কাছে সেরকম কোনো খবর নেই। না, এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমার কাছে যেহেতু এখনো পর্যন্ত তার রিটেন কোনো রেজিগনেশন লেটার আসেনি, আমরা এটা আমাদের রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়ে দিয়েছি যে এই ধরনের বিষয়
এবার দল থেকে বহিষ্কারের যে বিষয়টা, এটা একমাত্র আমাদের রাজ্য নেতৃত্ব অর্থাৎ আমাদের রাজ্য সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষ, তার হাতেই এটা দল থেকে তিনি বহিষ্কার করতে পারেন। কোনো জেলা নেতৃত্ব কিন্তু কোনো সাধারণ সদস্য একজনকে তাকে কিন্তু দল থেকে বহিষ্কার করতে পারেন। तृणमूल कांग्रेस ने सांसद जॉन बारला का फूका पुतला, बंगाल विभाजन की उठाई थी मांग। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को उत्तर बंगाल को अलग राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग करने वाले अलीपुरद्वार के भारतीय जनता पार्टी के सांसद जॉन बारला का पुतला फूका। सोमवार को जयगांव बस स्टैंड में तृणमूल कांग्रेस की जयगांव 1 नंबर जोनल कमेटी की ओर से सांसद जॉन बारला का पुतला फूका गया। गौरतलब है कुछ दिन पहले सांसद जॉन बारला ने उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई थी, जिसके बाद बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। हर तरफ से इसका विरोध किए जाने लगा है। तृणमूल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व भी इस मांग से सहमत नहीं दिख रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राज्यपाल जगदीप धनखड़ को तृणमूल समर्थकों ने दिखाया काला झंडा। दार्जिलिंग जाने के दौरान रास्ते में शिमुलबाड़ी के रोहिणी गेट के सामने तृणमूल समर्थकों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को काला झंडा दिखाया।
तृणमूल नेता समृद्ध छेत्री ने राज्यपाल पर भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्यपाल पर खुलेआम भाजपा के लिए काम करने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्यपाल पर बंगाल को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। तृणमूल नेता ने कहा कि वे चाहते कि राज्यपाल अपने संवैधानिक मर्यादा का पालन करे, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार बंद करे। साथ ही उन्होंने कहा जब तक राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज राज्यपाल दार्जिलिंग आ रहे थे तो उसमें हमने रोहिणी गेट, सिंगोबाड़ी रोहिणी गेट में उनको विरोध दर्ज किया काला झंडा दिखा के। कारण यही है कि एक गणतंत्र देश में राज्यपाल जैसे गरिमामय पोस्ट पर बैठ के वो जिस तरह से बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं, भाजपा के रूप में खुला रूप में काम कर रहे हैं। जैसा हमने 2021 में 213 सीट जीत के भी जो जन समर्थन मिला है उसको राज्यपाल एक नाकाम बताने का जो दुष्प्रचार कर रहा है, बंगाल का जो बदनाम कर रहा है दिल्ली में जाके, उसके खिलाफ हमने राज्यपाल को आज काला झंडा दिखाया। इसका मतलब उनका अपना मर्यादा ना खोए, अपना सीट पे बैठे और राज्यपाल होकर राजनीति ना करे, भाजपा के प्रचार ना करे, बल्कि हमने उनका आज विरोध दर्ज किया है। और ऐसे ही जब तक राज्यपाल अपना आदत नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो भाजपा के प्रचार में लगे रहेंगे, हम उनका विरोध करते रहेंगे। सीपीएम नेता अनिल शाह का निधन, राजनीतिक जगत में शोक। सीपीएम के वयोवृद्ध नेता अखिल शाह का निधन हो गया। मृत्यु के समय वे 84 वर्ष के थे। उनके निधन से सिलीगुड़ी शहर के राजनीतिक जगत में शोक व्याप्त है। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले वे कोरोना से संक्रमित हुए थे। बाद में इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, पर फेफड़े में संक्रमण की वजह से उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही वरिष्ठ सीपीएम नेता अशोक भट्टाचार्य समेत विभिन्न दलों के नेता उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे और इस बीच भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। বলার দেখুন, এটা তো শুধু ক্ষতিটা তো শিলিগুড়ির না, এটা রাজ্যের কৃষক আন্দোলনের ক্ষতি। যে কজন কৃষক নেতা এখন বেঁচে আছেন তার মধ্যে অনিন্দা হচ্ছে অন্যতম, যার কথা শুধু দার্জিলিং জেলা নয় সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বহুদিন পর্যন্ত স্মরণে রাখে। 1967 সালে যখন সিপিআইএমের মধ্যে একটা ভাঙন হয়েছিল, সেই সময় নকশালপন্থী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, সেই সময় কৃষক আন্দোলনের নেতা ছিলেন কানু সান্যাল জঙ্গল সাঁওতাল। কানু সান্যাল জঙ্গল সাঁওতাল সহ প্রায় সমস্ত নেতারাই সিপিআইএম থেকে বেরিয়ে গিয়ে নকশালপন্থী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল। তখন একজনই সাহসিকতার সাথে বেরিয়ে এসেছিলেন, একজন কৃষক আন্দোলনের নেতা তিনি অনিল শাহ, আরেকজন শ্রমিক আন্দোলন নেতা কমরেড বীরেন বসু। তারাই সেই সময় সিপিআইএমকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি 4 বার সভাধিপতি হয়েছিলেন। কৃষক আন্দোলন শুধু না, উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সমগ্র শিলিগুড়ি মহকুমাতে উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে তার এটা বিরাট ভূমিকা ছিল। তার ব্যবহার ছিল অমায়িক ব্যবহার। এত সহজ সরলভাবে বক্তৃতা দিতেন যেটা আমরা নিজেরাও ভাবতে পারি না। খুব সহজ সরলভাবে তিনি বক্তৃতা দিতেন। তিনি তার জীবনযাপন ছিল খুব সহজ সরলই, কোনো কঠিন কথা তিনি কখনো বলতেন না। শিলিগুড়ির বা দার্জিলিং জেলার আমাদের যাদের আমরা যে প্রজন্মের বা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যে সমস্ত মানুষদেরকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে দেখেছেন, বিভিন্ন প্রশাসনিক ক্ষমতায় দেখেছেন, তিনি দীর্ঘদিন প্রথমে দার্জিলিং জেলা পরিষদ, পরবর্তীকালে মহকুমা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের দীর্ঘদিন ধরে সভাধিপতি ছিলেন। আমি বামপন্থী রাজনীতি থেকে উঠে এসেছি ছাত্র অবস্থা থেকে, ফলে সেই হিসাবে তাকে চিনি দীর্ঘদিন ধরে। আমরা যারা রাজনীতি করি তারা প্রথমত খুঁজি একজন নেতার মধ্যে সহজ সরল মানসিকতা, সহজভাবে যাকে গিয়ে আমরা আমাদের প্রয়োজনের কথা বলতে পারি। তার এই সহজ সরল কথা বলা, তার মানসিকতা, তার জীবন ধারণ আজকের যে রাজনৈতিক চিত্র, সেই রাজনৈতিক চিত্রে আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে মনে করি অত্যন্ত ব্যতিক্রমী। ফলে এইরকম একজন ব্যতিক্রমী সদালাপী সহজ সরল মানুষের চলে যাওয়াটা আমাদের কাছে খুবই বেদনার, দুঃখের।
দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার তার পরিবারের সাথে সবসময় যোগাযোগ ছিল, তবে নার্সিংহোমে ভর্তি হওয়া এই সময়টায় আমার সাথে আমি আসতে পারিনি। আজকে যখন খবরটা পেলাম, আমি শুধু মনে করি যে আমার যে রাজনীতি তো একটা শিক্ষা, একটা দর্শন, একটা চর্চা, সেই চর্চায় যাদেরকে আমি শিক্ষক হিসাবে ভাবি, সেই এরকম একজন শিক্ষক এবং অভিভাবক আজকে চলে গেলেন। শিলিগুড়ির রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি অবশ্যই একটা বড় ধরনের নক্ষত্র পতন বলে। जीसस आश्रम में महिलाओं और बच्चों के लिए बनाया गया सेफ होम। कोरोना महामारी काल में सिलीगुड़ी के निकट माटीगढ़ स्थित जीसस आश्रम में महिलाओं और बच्चों के लिए सेफ होम बनाया गया है। दार्जिलिंग जिला प्रशासन और बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था सीनी के सहयोग से जीसस आश्रम में महिलाओं और बच्चों के लिए सेफ होम बनाया गया है। सोमवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। फादर माटीगढ़ा जीसस आश्रम, दार्जिलिंग के डीएम, माटीगढ़ा के बीडीओ, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के डीन उद्घाटन समारोह में उपस्थित। এটা তো মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ারের জন্য এটা আমরা করেছি, কিপিং ইন মাইন্ড যে থার্ড ওয়েভ আসতে পারে, সেটা একটা ফিউচার প্রভিশন করলাম আমরা। এখানে সমস্ত আধুনিক ব্যবস্থা থাকবে শিলিগুড়ি আউটস্কার্টে, এটা অনেক গ্রেট হেল্প হবে মানুষের। আমরা আশা করছি এখানে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটার সব কিছুই আছে। আমার কাছে একটা অক্সিজেন পার্লার আছে, আমি অনেক অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটার জোগাড় করেছি, বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছি। আমি যিশু আশ্রমও পাঠিয়ে দেবো 2-3টে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটার, তারপর ওদের অক্সিজেন सिलेंडर जा लगते सब देव। केंद्र सरकार के फैसले के साथ आज से देश भर के 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को मिलेगी मुफ्त वैक्सीन। केंद्र सरकार आज से देश के हर राज्य में 18 साल से ऊपर के उम्र के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया करा रही है। वैक्सीन उत्पादन का कुल 75% हिस्सा केंद्र सरकार खुद ही खरीदेगी और राज्य सरकारों को मुफ्त में देगी। बाकी 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे निर्माताओं से खरीद सकते हैं। सभी कंपनियों ने वैक्सीन की कीमत निर्धारित की है। प्राइवेट अस्पताल वाले अपने ग्राहकों से एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। राज्य सरकारों को इसकी निगरानी करनी होगी। अभी तक 1 मई से नए संशोधित दिशा निर्देशों के तहत केंद्र उत्पादित वैक्सीन का 50% खरीद रही थी। वहीं राज्य सरकार और निजी अस्पतालों को बाकी 50% वैक्सीन कंपनियों से सीधे खरीदने का अधिकार दिया गया था। अब राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के दिशा निर्देश की समीक्षा और संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार ने कई राज्यों में कोविड वैक्सीन की कमी के बीच रविवार को घोषणा की है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के पास अभी भी 3.06 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक उपलब्ध है। इसके अलावा 24 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक 3 दिनों के अंदर उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 29.10 करोड़ यानी 29,10,54,050 से अधिक वैक्सीन की खुराक प्रदान की गई है। आंकड़ों के हवाले देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 3,06,34,638 से अधिक कोविड वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है, जिन्हें दिया जाना बाकी है। इसके अलावा 24,53,080 से अधिक वैक्सीन खुराक पाइपलाइन में है और अगले 3 दिनों के भीतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त की जाएंगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड के टीके उपलब्ध कराकर उनका समर्थन कर रही है। दिलीप घोष ने मालदा में किया योग, टीएमसी पर साधा निशाना। पूरे देश के साथ साथ मालदा में भी सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पालन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष मालदा जिला पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ योग करने पहुंचे। सोमवार सुबह 8 बजे वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ योग स्थल पर पहुंचे। उनके साथ भाजपा के मालदा जिलाध्यक्ष गोविंद्र चंद्र मंडल व सांसद खगेन मुर्मू भी मौजूद थे। इधर कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में दिलीप घोष ने राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले के लिए टीएमसी को जमकर कोसा। दिलीप घोष ने कहा, सरकार एवं सत्ताधारी पार्टी के अत्याचार से परेशान होकर कुछ लोग पार्टी बदलने को मजबूर हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बढ़ते हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, बंगाल की हालत अफगानिस्तान की तरह हो गई है। सरकार पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। इस बारे में तत्काल सरकार को पहल करनी चाहिए। आसन्न पंचायत चुनाव के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में दिलीप घोष ने कहा, पिछले पंचायत चुनाव में थोड़ा बहुत सभी जगह हिंसा हुई थी। इस बार भी
इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं वर्तमान परिस्थितियों में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संभावना के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई लोगों का मानना है कि बिना राष्ट्रपति शासन लागू किए पश्चिम बंगाल में शांति कायम नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर बंगाल के अलग राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा, भाजपा इस तरह की मांग में विश्वास नहीं करती। বাহিনী প্রকাশ্যে আগুন জ্বালালো, ট্রেন বাস পোড়ালো, স্টেশন জ্বালিয়ে দিল, একটা লোকের বিরুদ্ধে ওদের এফআইআর করার হিম্মত করে না। দেশদ্রোহীদের যারা এখানে জায়গা দেয়, থাকার ব্যবস্থা করে দেয়, পার্টির সঙ্গে যুক্ত করায়, বিদেশের নাগরিক যে পার্টির একজন পদাধিকারী তারা তাদের লোকেরা গিয়ে এসব করাচ্ছে। আজকে তাদের এই অপশাসনের জন্য হতাশ হয়ে গিয়ে অনেক মানুষ এ ধরনের কমেন্ট করছেন। সরকারের দায়িত্ব পালন করুক, মানুষ বাংলার মানুষ সবাই দেশপ্রেমিক, কাউকে দেশপ্রেম শেখাতে হবে না। আর এই ধরনের রাজনীতিক কেস করে আমাদের উপরে 35,000 কেস চলবে, তাতে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসটাই চলে যাচ্ছে সরকারের উপরে। কারণ এরা দেশদ্রোহীদের ব্যবস্থা নেয় না, যারা দেশপ্রেমিক তাদের গণতন্ত্র হরণ করছে। আপনার আগে রাজ্য জন এভারেস্টের যে বক্তব্য দিচ্ছেন, যে দাবি তুলছেন, সেটা কি রাজ্য নেতৃত্বকে বলবেন বা কেন্দ্রকে? রাজ্য নেতৃত্বে সব খাওয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলা আছে, সব ঠিক আছে, পার্টির ব্যাপারে ঠিক আছে। আমিও শুনছি এরকম কথাবার্তা, আর সে ব্যাপারে কথাবার্তাও চলছে পার্টির মধ্যে। অনেক কার্যকর্তা এই অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে ভয়ের পরিবেশের থেকে পালাতে চাইছে, সবাই সামনে থাকতে পারছে না, কিন্তু সবার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি আমরা। এই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কার্যকর্তা তারা কাজ করেছেন, অত্যাচারিত হয়েছে, কিন্তু 2-4 জন হয়তো আর এই চাপ দিতে পারছেন না। বলছি যে এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের যে দাবি বলা হচ্ছে, সেটা কি আপনারা রাজ্য নেতৃত্ব কীভাবে এগোবেন, মানে কী লড়াইয়ে যাবে? কোনো এগোবার দরকার নেই, বিজেপি এই ধরনের কোনো দাবিতে বিশ্বাস করে না। রাজ্যসভায় বা লোকসভায় কি যাবেন? মানে মানিয়ে না তো যাবো কেন? মুখ্যমন্ত্রী বলছে যে এই রাজ্যকে কাশ্মীর করতে চাইছে। কাশ্মীরের চেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা আফগানিস্তান হয়ে গেছে। উনি তো আফগানিস্তান সিরিয়া বানিয়েছেন, আমরা বাংলাকে সোনার বাংলা বানাতে চাইছি। এটা তো কোর্টের ব্যাপার, আমাদের কোর্টেও ফাইল হয়ে যাবে একটা সময়, बाकीটা कोर्टे फैसला। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।